नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के चुनावों की आहट तेज होती चली जा रही है और चुनावी घमासान बढ़ रहा है। अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धीरे-धीरे आपको सामने आते हुए से दिखते हैं और आप उनको पहचानने लगते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे होते हैं। वो दरअसल बुनियाद मजबूत करने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, आईआईटी मद्रास से पढ़े लिखे एक थिंक टैंक था जिसका साउथ एशिया पॉलिसी हेड हुआ करते थे वो। उनको लगा कि दिल्ली में बहुत कुछ बदल रहा है, एक सरकार आई है जो हिंदुस्तान को बदलने का मंसूबा लेकर के आगे बढ़ रही है। इसके साथ कुछ किया जाना चाहिए और वो अपनी नौकरी छोड़ करके और दिल्ली आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अरविंद केजरीवाल की सरकार का हिस्सा बने और जो एजुकेशन पॉलिसी रही मनीष सिसोदिया की, उसके साथ-साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में 2018 में जो डीडीसी आया, डेवलपमेंट डायलॉग, उसके आप वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करते रहे और आज की तारीख में पार्टी का एक ब्राइट चेहरा हैं और ये किताब जो मेरे हाथ में है, द दिल्ली मॉडल, इसके लेखक हैं जैस्मिन शाह। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया राणा जी। एक तो किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। किताब लिखने का मकसद सिर्फ़ इसलिए तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के बारे में ढोल बजाया जाए, उनका प्रचार किया जाए। ना बिल्कुल नहीं। देखिए ये किताब लिखना आसान बात नहीं होती है। मुझे करीबन 2 साल मेरी ज़िंदगी गए हैं इस किताब को रिसर्च करते हुए, लिखते हुए और ये किताब लिखी जानी ज़रूरी थी। आज लिखी गई, अब लिखी गई वो एक बस संयोग है। बट एक ऐसी सरकार जो 2015 में आई, आउट ऑफ नोवेयर 67 आउट ऑफ 70 सीट्स लाई। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े-बड़े दिग्गज पार्टियों को पछाड़ दिया। और तब जो वादा किया था कि हम आएँगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। केवल इक्का-दुक्का ऐसे वादे नहीं थे कि भई एक कैश स्कीम लेके आएँगे या 1-2 चीज़ें कुछ और कर लेंगे। हुँ, इनका पूरा वादा था कि पूरी व्यवस्था को हम परिवर्तित करेंगे। तो उस वादे का क्या हुआ? 10 साल अब हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हुँ। और जो तमाम चीज़ें हैं उनमें क्या-क्या बदलाव आए, तो आंकड़ों के सहित मैंने एक फैक्चुअल अकाउंट देने की कोशिश करी है क्योंकि मैं एक इनसाइडर हूँ, तो ये एक इनसाइडर अकाउंट मान लीजिए। आपकी किताब के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जो मॉडल है, दिल्ली मॉडल, आप मान के उसके अलग-अलग वर्टिकल्स हैं। जो एक एजुकेशन का मामला है कि शिक्षा में अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। आप कहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बच्चों के परफॉर्मेंस में बेइंतहा बदलाव आया। बिल्कुल। उनको आपने आज की तारीख में जो ज़रूरतें जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हुँ, उससे जोड़ा है। जी। क्या अलग रहा है, जो देश में बाकी जगहों पर नहीं रहा? तो सबसे पहले तो देखिए ये रिसोर्सेज़ से शुरुआत होती है। दिल्ली में हमने लगातार पिछले 10 सालों में 25% हम हमारे बजट का हिस्सा शिक्षा में हमने स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है। देश भर में अगर आप देख लो तो 10, 12, 14% के आस-पास ही लोग मतलब सारी सरकारें स्पेंड करती हैं। हम हुँ, इकलौती सरकार है जो इतना अपना खर्चा करती है। हमने आज किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, हुँ, आपको ये लगेगा नहीं कि ये सरकारी स्कूल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल 5-10 नहीं, हमारे 1000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। वहाँ पे आपको शानदार इमारतें मिलेगी, डेस्क मिलेगी, क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे, और कई जगह पे स्विमिंग पूल्स हैं, लाइब्रेरीज़, लैब्स, ये तमाम सुविधाएँ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल में होंगे। हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को देश और विदेश की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। आपने 10 साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकारी स्कूल की टीचर्स सिंगापुर में जाके ट्रेनिंग लेंगी। सरकारी हुँ। स्कूल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और फिनलैंड जाके ट्रेनिंग करेंगे। आप अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जो छात्र और शिक्षक का रेशियो था, कुछ जगहों पर 100-170 के आसपास था। एक बिल्कुल। क्लास में 80 से ज़्यादा बच्चे बच्चे बैठ रहे थे, एक टीचर हैं। उस रेशियो को आपने कितना कम किया है 9 साल, 10 साल में? आप ये समझिए कि जब हम 2015 में सरकार में आए थे, तो कुल दिल्ली में करीबन 15 लाख बच्चे थे और टोटल स्कूल सिस्टम में 24,000 कमरे थे, है ना? हुँ, 24,000 कमरे 65 इयर्स में करीबन 24,000 कमरे पूरी सरकारों सारी सरकारों ने मिलकर बनाए। केवल 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अंदर हमने 22,000 कमरे और जोड़े हैं। मतलब लगभग दुगना कर दिए हैं कमरों की संख्या। हुँ, तो आज जो हेल्दी रेशियो माना जाता है वो 40 के करीब होता है।
हमारा आज आंकड़ा वी आर बिटवीन 40 एंड 45, जो पहले 100, 70, 80, 90, 100 एवरेज हुआ करता था कि सरकारी स्कूलों में 100 बच्चे ठूस ठूस के भरे जाते थे। कई बार तो डेस्क भी नहीं थी, उनको जमीन के बैठ के पढ़। और ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि कभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेटर नहीं परफॉर्म करते थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल लगातार पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो 12वीं में हमारे सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस पास परसेंटेज काफ़ी बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से। हमारे सरकारी स्कूल से करीबन 500 बच्चे हर साल आईआईटी जेईई पास करते हैं, 1500 बच्चे नीट की परीक्षा पास करते हैं। तो ये देश, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि आपका सरकारी स्कूल सिस्टम से कितने बच्चे आईआईटी जेईई या नीट क्रॉस करते हैं, कितने बच्चे 12वीं में प्राइवेट स्कूल से बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे सार्वजनिक आंकड़े हैं। मैंने इसलिए ये कोशिश करी है कि जो सच्चाई है उसको मैंने बयां करने की इसमें कोशिश। मैं आपके उस चैप्टर पे आता हूँ जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के जी। है। आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो पहले बनाए जाते थे 5 करोड़ में बनते थे, हमने उसको 20 लाख कर दिया। बिल्कुल। आपने कहा कि अस्पताल एक बेड के रेशियो में आप जाएं तो अस्पताल बनाने में पर बेड 1 करोड़ की लागत आती थी, जी। आपने 30 लाख कर दिया। जी। ये सब कर दिया आपने, फिर भी आपके ऊपर सवाल एक है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो आपके भ्रष्टाचार का अड्डा है। अस्पतालों में मरीज बाहर रहते हैं, दवाइयाँ कम मिलती हैं, जो इंतजामी है वो बनी हुई है। तो पहले तो आपने जो लिखा है उसका, अब उसके बाद जो आप पर आरोप है उसका जवाब। मैं आपको आधिकारिक सरकार का ऑफिशियल डेटा बता देता हूँ। हमारे कुल 550 जो मोहल्ला क्लिनिक है, करीबन हर साल 2 करोड़ पेशेंट्स वहां पे ट्रीटमेंट लेते हैं। 2 करोड़। इसका पर डे अगर एवरेज आप देख ले तो अराउंड 60 से 65 हजार आता है। 60 to 65,000 पीपल हर दिन जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक। फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, 165 के करीब हमारी फ्री दवाइयाँ होती हैं, 90 के करीब टेस्ट फ्री होते हैं, और एक फ्री में इनका डायग्नोसिस होता है एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा। अस्पतालों की बात, अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक इकलौते ऐसे सरकारी सिस्टम है देश भर में जिसकी सराहना हम नहीं कर रहे हैं। दो यूएन सेक्रेटरी जनरल्स, बान की मून और उसके पहले कोफी अनान, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हुआ करते, वो दोनों दिल्ली में आए, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खास करके विजिट किया और फिर जाके कह रहे हैं कि इसको देश ही नहीं, दुनिया के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये शानदार मॉडल है। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा भी कम किया और सुविधाएं भी 10 गुना ज्यादा दी। हमने इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। एक एयर कंडीशन क्लिनिक बना दिया, छोटा सा 400 से 600 स्क्वायर फीट के एरिया में। वहां पे एक डॉक्टर हो गया एमबीबीएस का, एक और एक फार्मासिस्ट हो गया और एक लैब टेक्नीशियन जो टेस्ट के लिए होता है। बस 3 लोगों के स्टाफ में हमने आपको सारी सुविधाएं दे दी जो कोई भी सरकारें आज की तारीख में नहीं देती। आप कहते हैं कि 565 क्लिनिक्स हैं जी। और लगभग 60 से 65 हजार लोग रोजाना जाते हैं, यानी कि 120 125 लोग हर क्लिनिक पर रोज जा रहे होंगे। 100 to 120 इज द एवरेज। तो एक डॉक्टर 125 लोगों को देख लेता है 8 घंटे में। नहीं, 6 घंटे की शिफ्ट होती है, बिल्कुल देख लेता है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर में तो ये होता है कि आपका बेसिक चेक किया, सर्दी है, खांसी है, कई बार क्या होता है कि रिपीट पेशेंट्स होते हैं कि आपकी डायबिटीज की दवाई कम हो गई, खत्म हो गई, अब आपको नेक्स्ट डोज चाहिए। अच्छा, हर पेशेंट का हमारे पास मोबाइल नंबर से पूरा, एवरीथिंग इज डिजिटल। डॉक्टर के पास एक टैबलेट होता है, आप आते हैं, आपके मोबाइल नंबर पहले डालते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो ये बहुत ही स्मूथली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिल्ली में 550 बन गए और वो भी हमारा टारगेट था 1000। केंद्र ने हमें जमीन नहीं दी तो बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर भी हमने 550 बना दी है। मैं आपके दर्शकों को भी कहता हूं, अगर आपको डाउट है, कहीं भी लगता है, प्लीज आइए दिल्ली। मैं ओपन कॉन्फिडेंस और चैलेंज से मैं बताता आपसे हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ। अगर 125 लोग हैं और जी। 6 घंटे डॉक्टर बैठ रहा है तो लगभग 20 लोगों को घंटे भर में वो देख बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। यानी कि 3 मिनट 5 में एक मिनट। आदमी को हाँ, हाँ, 3 मिनट, निकाल 3 रहा से है 4 वहाँ। मिनट। यस। आपने देखना हॉस्पिटल्स चाहिए। वाला सवाल पूछा। अस्पतालों के बाहर लोग हैं, बिल्कुल। परेशान हैं, पेशेंट्स के पास बेड नहीं है, दवाएं नहीं मिलती हैं, ये एक सवाल है। नहीं, तो ये मैं आपको हकीकत बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों पे कितना काम हुआ है, और ज्यादा काम मैं मानता हूं अस्पतालों में हमने जितना चाहा था उस पे अब तक आधा काम हो पाया। मैं आपको बता दूं कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। 65 सालों में, 2015 तक जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई, तब तक दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में केवल 9,500 बेड हुआ करते थे। ठीक है, 2 करोड़ की आबादी थी। पिछले 10 सालों में हमने करीबन 4,000 बेड्स, तो 9,500 से हम आज 13,500 बेड्स तक आए हैं। मतलब 40-45% हमने ऐड किए हैं बेड केवल 10 सालों में। क्या ये काफी है?
हम खुद कहते हैं कि दिल्ली को करीबन 30,000 सरकारी हॉस्पिटल्स के बेड की ज़रूरतें तो हैं। 16,000 बेड्स तो और चाहिए। तो 16,000 बेड्स और चाहिए। ये सारे बेड्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। हमने 2020-21 कोविड के तुरंत बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसके बाद बाकी सारे हमने सैंक्शन कर दिए। आज दिल्ली भर में करीबन 20-22 सरकारी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली या किसी की स्टेट में आपने 10,000 बेड जो थे 2015 में, 2027 तक ये 30,000 बेड्स हो जाएंगे। तो इन सब पे काम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटल या हेल्थ केयर से वंचित किया जा रहा है। मैं आपको एक स्कीम का हवाला दे दूं। डेफिनेटली दिल्ली के हॉस्पिटल्स बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर, अच्छा, लोग, आप ये समझिए कि अगर इतनी भीड़ लग रही है तो इसका मतलब कुछ तो वहां पे काम हो रहा होगा, लोगों को इलाज मिल रहा होगा, दवाइयां मिल रही होगी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, और हम ये सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट ऑल हॉस्पिटल्स 90 to 95% मेडिसिन आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको सर्जरीज, कई सारे आंकड़े हैं सरकारी अस्पताल में। मैं एक हॉस्पिटल का नाम दे दूं, BR अम्बेडकर हॉस्पिटल। उतने ही बेड थे 2015 में, लेकिन कुल वो 50,000 सर्जरीज करता था टोटल साल भर की। हमने, देखिए, सरकारी सिस्टम में इनएफिशिएंसीज बहुत होती हैं। डॉक्टर आपने नियुक्त तो कर दिए, कितना काम हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है, मशीनें काम कर रही हैं, तो ये सारी चीजें हमने ठीक करी। आज वही अस्पताल सिमिलर सेम बेड्स 90,000 सर्जरीज कर रहा है। 50,000 कहाँ और 90,000 कहाँ। तो हमने टोटल हमारा जो आउटपुट है हॉस्पिटल सिस्टम का बढ़ाया है। लेकिन हमने ये भी एक शानदार स्कीम लाई जो देश में कहीं नहीं है, कि अगर आप दिल्ली के वोटर हो, दिल्ली के सरकारी अस्पताल जाओ, और अगर आपको कहा जाता है कि नहीं, आपका वेटिंग पीरियड कोई भी गंभीर सर्जरी या ट्रीटमेंट का 30 दिन से ज्यादा है, तो आपको एक पर्ची बना देते हैं। एंड हमारी है क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम। उसके तहत आप दिल्ली के करीबन 100-150 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही इलाज आप मुफ्त में कराओगे, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, दिल्ली सरकार उसका खर्चा उठाए। और ये टेस्ट के लिए भी है। अगर आपका MRI हो, CT स्कैन हो, अगर आपको सरकारी सिस्टम में वेटिंग ज्यादा होती है तो आपको ये पर्ची बनाई जाती है और आप कहीं पे भी जाके प्राइवेट लैब में मुफ्त इलाज करा सकते हैं, फ्री टेस्ट करवा सकते हैं। और ये केवल दिल्ली कराता बेसिक कम्युनिटीज़ पर आप बात कर रहे है। हैं जी, और ठीक से बात करते हैं आप, इसमें लंबा कुछ लिख रहे हैं आप। पानी को लेकर के, जी। बिजली को लेकर के, नाली सैनिटेशन को लेकर के, ट्रांसपोर्ट जो है। ट्रांसपोर्ट है। अ, एक तो आपने कहा कि ये शुरुआत ही हमने की है, हुँ, और दूसरी बात ये कि 9 साल हो गए हैं। जी। अभी कई हलकों से सवाल आ रहे हैं हुँ, कि पानी आज भी दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों तक नहीं पहुँचा है। राइट। बिजली, जो आप कहते हैं कि इस लिमिट तक हम बिजली की सप्लाई दे रहे हैं, हुँ, दरअसल कहते हैं कि एक एक फैलेसी है, हुँ, ये छलावा है। हुँ। अ, क्यों चला हुआ है? गलियों, नालियों में बज जाती हुई नालियाँ, हुँ, पानी निकला हुआ है, ये हुँ, सब हालात लगातार तस्वीरें हुँ, दिखाई जा रही हैं और हुँ, दिल्ली के भीतर की हुँ। हैं। अब जो आप कहते हैं और जो दिल्ली की असलियत है, दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? हम शुरुआत से कहते आए हैं कि चलिए हमने 10 काम किए। अगर आप चाहते हो वोटर आपको वोट दे, तो आप अपने 10 काम गिना दो। काम की राजनीति, हम आम आदमी पार्टी हमेशा काम की राजनीति की बात करती है कि हम आए हैं लोगों की सेवा करने, जनता के लिए काम करने। और ये जो मूलभूत काम हमने किए हैं उसका आकलन हम कर रहे हैं। लेकिन उनका प्रयास हमेशा रहता है भाजपा का कि आप केवल और केवल प्रोपेगेंडा चलाओ, आपको काम ना करने दो, ये सारी तकलीफ। लेकिन दिल्ली मॉडल जो मैंने यहाँ पे कहानी बयां करी है कि भले भाजपा या कोई भी कितना भी विरोध कर ले, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में या चीफ मिनिस्टर में विजन हो, नीयत साफ हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सरकार के पास तमाम संसाधन है। आपने बात करी इलेक्ट्रिसिटी की, हुँ। वाटर की। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। आप ये समझिए दिल्ली आज देश से कितना आगे बढ़ गया है। दो इसके प्रमाण मैं आपको बताता हूं। पहला, दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। तो एक तो है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की। ये पहले रियलिटी नहीं थी। राष्ट्रीय राजधानी में भी 2014-15 की गर्मियों का अगर आप देख लें रिकॉर्ड, 4 से 6 घंटे के औसतन पावर कट गर्मियों में लगा करते थे। तो आज ये कभी भी नौबत नहीं आती दिल्ली में। दूसरा, दिल्ली का जो टैरिफ है, देखिए, एक तो है मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, और हमें खुशी है कि हमारा बजट इतना बढ़ गया सरकार का कि हम लोगों को ये सुविधाएं दे पा रहे हैं, और बजट फिर भी मुनाफे में जा रहा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली में हमने टैरिफ नहीं बढ़ने दिए। आज अगर दिल्ली में आप 400, अगर आप घर पे रेसिडेंशियल कंज्यूमर हो, 400 यूनिट अगर आप बिजली उपयोग करते हुँ। हो महीने भर में, दिल्ली में आपका बिल आएगा 950 रुपए सब्सिडी के साथ। अगर सब्सिडी ना जोड़ो तो 1700 के करीब आएगा। अगर आप मुंबई में रहते हो,
तो पता है आपका बिल कितना आएगा? 4,500। 900 यूनिट 950 का। कहाँ और 4,500 कहाँ? तो वो कैसे हुआ? ये कमाल तब हुआ क्योंकि एक ईमानदार सरकार थी। हमने बहुत प्रयास किए, हमने बिजली के दाम बढ़ने नहीं दिया। हमने 2000 मेगावाट सोलर और विंड पावर पहली बार हम दिल्ली में लेके आए, जो केवल ₹2.60 का था। उससे पहले के जितने भी पावर परचेज हुआ करते थे वो ₹6 ₹7 के हुआ करते थे। हमने जो लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेस, बहुत कम कर दिए। आज दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेस 6 से 7% है, जो देश भर में सबसे कम है। तो तमाम ऐसे गवर्नेंस रिलेटेड हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी बदौलत है कि आज आप दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी मिलती है और देश में सबसे सस्ती और मुफ्त बिजली मिलती है। एक बड़ी आबादी आज भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ आपको कि वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। बिल्कुल। वहाँ आज भी टैंकर माफिया काम करता है, वो दिल्ली के ही दायरे में है और आज तक पानी का सवाल जो है एक बड़ा सवाल नहीं, बना रहा आपने है। आपने अच्छा सवाल पूछा। पानी दिल्ली की हमेशा समस्या रही है और ये समझना भी ज़रूरी है कि दिल्ली के पास पानी का अपना कोई सोर्स नहीं है। दिल्ली को पानी यमुना से मिलता है लगभग 80%, 90% और 10% गंगा से आता है। थोड़ा बहुत हम जो ग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं। अब दिल्ली के जो शेयर था, यमुना से कितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, वो 3-4 राज्यों के बीच में ये शेयर बँटा हुआ है। वो अग्रीमेंट 25 साल पुराना था। 25 साल में दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन पानी का शेयर नहीं बढ़ा। तो हम लगातार एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का शेयर बढ़े, लेकिन इसके बावजूद हमने जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग है, एक हमारा सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट है, तो इन सब के जब हम आए थे पावर में तब 800 एमजीडी दिल्ली का डेली प्रोडक्शन था पानी का। आज वो बढ़ के 1000 एमजीडी हो गया। आज की तारीख में आप पूछो कि आबादी के अनुसार दिल्ली की जरूरत है 1250 एमजीडी, तो 200-250 कम है और इसी कारण है। अब लेकिन फिर भी 200 एमजीडी हमने बढ़ाई है। आज आप देखिए 2015 में कुल 1700 अनऑथराइज कच्ची कॉलोनी है दिल्ली में। एक तिहाई आबादी दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहती है। उस समय 2015 में लगभग 30-40% कॉलोनी में ही पानी की पाइपलाइन थी। आज वो 99.6% पहुंच गई है। तो बड़े-बड़े, मैं ये मानता हूं कि पानी कम आता है हुँ। और बहुत ही कम इलाके, मुझे लग रहा है केवल जो झुग्गियां हैं जहां पे आप पानी की पाइपलाइन डालने की जगह ही नहीं है, वहां पे टैंकर शायद जाते होंगे। लेकिन पहले एक टैंकर माफिया हुआ करता था कि दिल्ली की बड़ी-बड़ी कॉलोनीज में केवल टैंकर्स पे ही जीते थे। आज वो समस्या नहीं है। अपनी किताब में आप बहुत आसानी से यमुना वाला मामला जो है जी। उसको बाईपास कर गए हैं। नहीं, बाईपास न नहीं किया मैंने, यमुना पे एक चैप्टर बहुत है। रेफ़रेंस के तौर पे है, हाँ। उसमें वो उतना नहीं है। लेकिन यमुना आपके लिए एक बड़ा सवाल रही है। जी। जिस पानी के संकट का आप कह रहे हैं कि 200 एमजीडी जो है पानी का जी। क्राइसिस है हमारे पास, जी। कमी है। जी। अगर यमुना के इश्यू को आपने सॉर्ट आउट कर दिया होता, हम्म। तो ये संकट शायद आपके लिए नहीं रहता। लेकिन यमुना आप पर एक बड़ा सवाल है कि हर हम्म। साल वो गाज, हर साल गंदगी, हर साल हम्म। यमुना सड़ी हुई। हम्म। ये है ना? बिल्कुल है। देखिए मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ ऐसे हमने 10 साल में बहुत ऐसे परिवर्तन किए हैं, जो कभी ने सोचा नहीं था किसी ने कि सरकारें भी कर सकती हैं। यमुना को लेके हमारा हमेशा एक विज़न रहा है कि साफ-सुथरी यमुना होनी चाहिए और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो सारा प्लान हमारे पास है। मैं आपको केवल 2 चीज़ें कह दूँ कि यमुना सफाई के ऊपर जो मैंने इसमें भी एक चैप्टर में सारी क्लैरिटी से बयाँ किया कि सरकार की क्या सोच रही है और हम कहाँ तक इसको कर पाए हैं। नंबर 1 है, अच्छा यमुना गंदगी इसलिए है क्योंकि जितना भी वेस्टेज है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, वो ट्रीटमेंट किए बिना सीधा यमुना में डाल दिया जाता है। लेकिन मोटा-मोटा तो यही कारण है। दिल्ली में जो एसटीपीज़ हैं, जी। वो काम नहीं करती। तो एसटीपी दिल्ली में करीबन 2015 में जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट है इस बुक का, 350 एमजीडी ही केवल उसका ट्रीटमेंट हुआ करता था। आज जो एसटीपी का हमारा आउटपुट है वो 600 एमजीडी, लगभग डबल हो गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एसटीपी पहले बना दी है, लेकिन आपने घर-घर तक सीवर की पाइपलाइन ही नहीं डाली। जैसे मैंने कहा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, एक बड़ा तबका है दिल्ली का जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है। 2015 में एक भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं थी। आज हम मतलब, और ये बहुत, सीवर लाइन डालना 1 किलोमीटर का 1000 रुपए होता है। 1 करोड़ रुपए होती है 1 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाना। हमने 4,500 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइनें पिछले 9 सालों में लगाई है। 4,500 करोड़ का खर्चा सरकार ने उठाया। इसके बदौलत आज पहली बार दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो सीवर जनरेट होता है, वो सीवर पाइपलाइन के थ्रू सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे आता है और फिर ट्रीट होके जाता है। हम केवल 600 तक पहुंचे हैं, हमारा टारगेट उसमें भी 800 है और तमाम ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिन पे काम चल रहा है।
हमारा पहले अंदाजा था कि 2025 तक ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने वादा किया था कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन 2 साल आपको भी पता है कोविड के कारण डिले हुआ, और पिछले 2 साल जिस षड्यंत्र के तहत सरकार के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको जेल में डाला गया, तो कहीं ना कहीं उससे काम स्लो हुए। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, और हमने वापस वादा किया कि अगर अगले 5 साल का अगर एजेंडा आप पूछें कि क्या होगा हमारी सरकार का, नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी पे होगा, हम यमुना को साफ करेंगे, करके दिखाएंगे। हमें पता है कैसे करना है। काम में थोड़ी स्लोनेस आ गई, लेकिन 2-3 साल का मेरे ख्याल से काम और पेंडिंग है, वो जरूर हो जाए। एक चैप्टर आप लिखते हैं इसमें, वॉर एंड करप्शन, जी और इसमें असीम अहमद खान का जिक्र भी करते हैं। आपकी 6 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा हुआ आदमी, उसको फिर पार्टी ने और पार्टी के मुखिया ने हटाया। जी लेकिन करप्शन को लेकर के आपकी पार्टी ही खुद एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। जी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बाकी कई नेता जो हैं करप्शन के मामले में फंसे हुए हैं, और पार्टी के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि ये पार्टी जो है दरअसल करप्ट है। सवाल यह भी है कि जिन लोगों के खिलाफ ये पार्टी आवाज़ बुलंद करती थी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, उन सबके साथ गलबैयाँ डाले मंच पर खड़ा रहती है। तो नियत और नीति दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप बात कर रहे हैं कि अब बड़ा सवालिया निशान है, मैं है नहीं कहूंगा, वो था कहूंगा। क्योंकि 2 साल से आप देखिए क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मुझे लग रहा है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई, जिसके तहत आपने कभी सोचा नहीं था कि किसी एक नेशनल पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एक साथ सबको जेल में डाल दिया, क्या कहते हुए कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, इतने करोड़ की हेराफेरी हुई। 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, ये बात सुनते सुनते 2.5 साल हो गए। सारे लोग जेल से वापस, उन्हें बेल भी मिल गई। क्यों? क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला। अब तक 1 रुपए की आपको बरामदी कहीं पे कुछ नहीं हुई। मैंने मान भी लिया है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, और अदालत जो है बरी कर देगी आपके सभी नेताओं को। लेकिन जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस आपके हैं, आपके गठबंधन हैं, वो मैं कहूंगा, मैं इस पे आ रहा था। तो एक तो हम ये ना सोचे कि क्योंकि भाजपा ने आरोप लगाए इसलिए हम करप्ट हो गए। अगर अगर हमारा वो मापदंड रहता है तो भाजपा तो सबको यही कहती है। आम आदमी पार्टी केवल आरोप लगाने से तो नहीं होता ना, आपको सिद्ध करना पड़ता है। और कुल 200 से ऐसे केसेस हैं हमारे नेताओं के ऊपर जिसमें एक भी भाजपा सिद्ध नहीं कर पाई। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी हम कट्टर ईमानदार हैं और हमेशा रहेंगे। आपने कहा कि आपने बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाया। देखिए, मैं मानूंगा जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बना, वो देश की एक जरूरत थी। जिस तरफ भाजपा जा रही थी, खुलेआम भाजपा के नेता क्या कह रहे थे कि 400 पार, 400 पार। अच्छा, उनसे पूछा गया 400 पार क्यों? हम संविधान बदलना चाहते हैं। कई नेताओं ने कहा ये पक्का था, इनका प्लान था कि रिजर्वेशंस खत्म करेंगे, इनका पक्का प्लान था कि दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज घोषित करेंगे। तो देश की के संविधान की सुरक्षा करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम अपनी प्रिंसिपल्स पे अडिग हैं। सरकारी लेकिन स्कूल एक ठीक कर लेंगे। कन्वीनियंस की राजनीति हो गई ना कि कन्विंस हमको नहीं, उनकी जरूरत है तो हम उनके साथ नहीं, खड़े हमें हैं। हम अपनी नीति से नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम साथ तो उनके हैं। नहीं, ये कन्वीनियंस नहीं है। मुझे लग रहा है इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि वो देश की जरूरत। आज हम दिल्ली में खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ खुलेआम कर रही है भाजपा। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें पूरे सबूत दिए कि पिछले 10 दिनों में भाजपा के लोगों ने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां अरविंद केजरीवाल जी जहां से लड़ते हैं, 10 दिनों में उन्होंने 5,500 वोट कटवाने की आवेदन डाल दी। 5,500 केवल 10 दिनों में। और उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतदाता सूची करीबन 1 लाख लोगों की है। 5% है तो चुनाव हारे जीते जाते हैं। तो 5,000 वोट कटवाए और 7,500 वोट की एप्लीकेशन डाली कि ये एडिशनल करो, तो मतलब 12% वोट का नहीं, हेरफेर। आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी, इनको लाके पिछले 9-10 वर्षों में बसाया गया, उनका वोटर कार्ड बनाया गया और उन्हीं के जरिए आप चुनाव जीतते हैं। देखिए, अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। रोहिंग्या अगर दिल्ली में आए हैं तो फ्लाइट पकड़ के तो नहीं आए, बॉर्डर को क्रॉस करके आए। बॉर्डर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। उसके बीच में इतने राज्यों से होके आए, केंद्र सरकार सोती रह गई। उनको पता, अगर मैं कह रहा हूं, अगर वो जो कह रहे हैं वो अगर वो खुद अपनी बात को यकीन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 5-6 स्टेट्स को तार करके आ गए दिल्ली, उनको पता नहीं चला। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है, केंद्र की है। इतने साल अगर वो दिल्ली में रहे, दिल्ली पुलिस को नहीं पता चला। अच्छा, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगस्त 2022 में यूनियन शहरी विकास मंत्री जो हैं, हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट आपने देखा होगा। खुद उन्होंने सार्वजनिक किया कि हमने
मोदी सरकार की पॉलिसी है कि जितने भी रोहिंग्या देश में आते हैं उनको हम दिल्ली में लाएंगे और बकरवाला में एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में उनको बसाएंगे। और कई सैकड़ों लोगों का नाम उन्होंने मतलब बोला कि कई सैकड़े रोहिंग्यास को हमने ऑफिशियल पॉलिसी के तहत उनको आईडी कार्ड भी दिए हैं और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी भी दी है। तो उनका मंत्री अगर कबूल भी करता है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और फिर आप बोलते हो कि भाई अरे अरविंद केजरीवाल कैसे लेके आएगा बांग्लादेश से रोहिंग्या को। आपकी किताब में, मैं किताब से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ, एक चैप्टर पोल्यूशन को लेकर के है। और पोल्यूशन दिल्ली के लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द है। 3 महीने तक दिल्ली के लोग 10 साल से घुटते रहते हैं, जहर पीते रहते हैं और कभी भी ये धुआं जाता नहीं। AQI 400, 500, 500 से ऊपर 900, 980 तक चला जाता है। क्यों है ये? आपने एक बहुत अगर ये दिल्ली मॉडल ही है और कामयाब है, जी। तो फिर ये खतरा लगातार बना रहता है, ये कैसी कामयाबी? देखिए, पहले आप मानते हैं कि क्या पोल्यूशन का मुद्दा केवल दिल्ली का है? नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए तो है ना। नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पोल्यूशन का मुद्दा केवल दिल्ली का है? नहीं, देश दिल्ली के का बाकी नहीं है। हिस्सों का भी है। खास करके नॉर्थ इंडिया और दिल्ली एनसीआर का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे अगर आप पूछ लीजिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप ये देखिए कि दुनिया में 50 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें से 42 सिटीज आर इन इंडिया, और ये भी सारे नॉर्थ इंडिया में। दुनिया का इकलौता शहर दिल्ली है जो किसी देश की राजधानी है और हाईली पोल्यूटेड है, नहीं मोस्ट तो पोल्यूटेड। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। दिल्ली में जो आज और आप और हम जो हवा में सांस ले रहे हैं उसका केवल 30% जो प्रोडक्शन है वो पोल्यूशन का वो दिल्ली के अंदर होता है। रिमेनिंग 70% दिल्ली के बाहर इतनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिससे पोल्यूशन आता है वो दिल्ली में आ रहा है। और ये तमाम आंकड़े सारे एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं। तो अगर दिल्ली, मैंने इसमें लिखा भी कि अगर दिल्ली की सरकार आज तय करे कि लॉकडाउन कर लो दिल्ली को, तो आपका केवल 30% प्रदूषण कम होगा, 70% कम नहीं होगा। जरूर क्या है, जरूरत है कि सारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, कुल 4 स्टेट्स हैं दिल्ली एनसीआर में, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली। चारों स्टेट्स क्या वही काम कर रहे हैं जो एक दिल्ली कर रहा है? आज दिल्ली में हमने पिछले 10 सालों में, मैंने आंकड़े भी दिए कि दिल्ली में ऐसा नहीं कि पोल्यूशन कम नहीं हुआ। अगर आप औसतन पोल्यूशन देखें पिछले 10 सालों में तो हमारा एवरेज PM 2.5 लेवल 45% कम हुआ है, और ये CPCB के आंकड़े हैं। हमें दिक्कत यही होती है कि जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने की जो आपने बात कही वो पीक पोल्यूशन होता है और वहां पे हमारी बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। लेकिन रिमेनिंग 9 मंथ्स में सुधार आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे काम किए हैं जो आसपास की कोई सरकारें नहीं करी। मैं आज दावे के साथ कहता हूं राणा जी की दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार इकलौती सरकार है जो पोल्यूशन को लेके गंभीर भी है और क्रांतिकारी कदम लिया। हमने क्या कदम लिया? पहले तो हमने सारे हमारे थर्मल प्लांट बंद किए हैं। दिल्ली में 2 थर्मल प्लांट हुआ करते थे 2015 में, केवल हमने बंद किए हैं। आसपास की किसी सरकार ने कोई नहीं किया। आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कोई DG सेट नहीं चलता। आज हमारी जितनी भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं कुल 1700 के करीब है, वो पहले कोयले पे चलती थी, आज सारे पाइप नेचुरल गैस पे चलती है। दिल्ली के आर बार चले जाइए, कोयले से भी चलती है और आपको 3000 तो ईंट के भट्टे केवल यूपी में मिलेंगे, दिल्ली के तुरंत बाहर, जो इतना प्रदूषण फैलाती है लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं है। आज दिल्ली में हमारे पास 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाए हैं हम, जो देश में सबसे ज्यादा है, दुनिया में नंबर 3 पे आती है दिल्ली इलेक्ट्रिक बसों में। आप पूछिए कि दिल्ली के तुरंत बाहर नोएडा, गुड़गांव, जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है उसमें कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं? एक भी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए तो आप दिल्ली कह के रहे हैं कि मुख्यमंत्री जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं और हम और भी कर रहे हैं। 2000 बसेस पे हम नहीं रुक रहे हैं, अगले साल तक हमने सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। 8500 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में तो दौड़ेगी। ये जो एयर प्यूरिफाइंग टावर्स आपने लगवाए वो सब काम क्यों नहीं करते? एयर प्यूरिफाइंग टावर, मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2 टावर लगवाने की बात कही थी। कहीं से तो आइडिया आया था, दिल्ली सरकार का प्रपोजल नहीं था, किसी एक्सपर्ट्स ने, मेरे ख्याल से IIT दिल्ली या कहीं किसी के एक्सपर्ट्स ने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 टावर लगाए जाए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। एक केंद्र सरकार लगाएगी, एक दिल्ली सरकार लगाएगी। हम दोनों ने लगाए, फिर इसके ऊपर स्टडी हुआ और फिर पता चला कि इसका बहुत ही कम फायदा होता है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, आप चौंक जाएंगे। बीजिंग, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक ऐसा शहर है जिसने अपना प्रदूषण काफी हद तक कम किया। बीजिंग में जो चाइना की केंद्र सरकार है, हर साल प्रदूषण पे 17,000 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल प्रदूषण के निपटारण में। हमारी केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर आई 5 साल पहले,
जिसके तहत दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए पता है उन्होंने कितने पैसे रखे? एक साइड 5 साल में उन्होंने कहा दिल्ली को हम 38 करोड़ रुपए देंगे। अब जाइए आप इससे अपना प्रदूषण कम कर दीजिए। ये सीरियसनेस है जब केंद्र सरकार की बात आती है। लेकिन जब राजनीति करनी होती है, बयानबाजी करनी होती है, जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो सारे नेता कूद जाते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। और जैस्मीन ने भी अपनी तरफ से ये दिल्ली मॉडल जो किताब है, मोटे तौर पर पिछले 9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जो कुछ भी किया है, उसका एक दस्तावेज़ है। और आपका कहना ये है कि ये सरकार हिंदुस्तान में कुछ बेहतर काम कर गई है और इसको याद किया जाना चाहिए, इसका ज़िक्र किया जाना चाहिए। आपकी किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आपने अपनी सरकार अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में चलने वाली जो पार्टी है, उसके लिए इस किताब में जो कुछ भी रखा है, मुझे लगता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत मजबूत और भरपूर कोशिश की है। बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।